पार्टी गठबंधन करेगी आगामी चुनाव को लेकर? किससे? किसी भी दल से? नहीं, वैचारिक जो हमारी वैचार के से मेल खाते हैं उन्हीं से करेंगे, लेकिन धोखेबाजों से नहीं करेंगे। हिंदू हक था वो प्रताड़ित हुआ और उन्होंने पलायन किया। पलायन चुनावी मुद्दा है। पिछला चुनाव कैराना पे लड़ा था। अब खोज हो रही है कि संभल पे मौका मिल जाए या संभल के अलावा कोई और संभल ढूंढा जाए। कहूँगा ज़्यादा सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, वरना ऐसा नहीं है कि हम लोग जवाब नहीं देना जानते हैं। तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब देना भी हम लोग जानते हैं। अगर ऐसे हुड़दंग का जवाब हम लोग अपने तरीके से देने लगे तो शायद ऐसे दंगे ही पलायन कर जाएंगे। ये बात में मेरी उन सब लोगों के लिए है जो इस तरह की हिंसा कर रहे हैं। आजकल एक धर्म विशेष को अपने धार्मिक स्थलों की जगह दूसरे धार्मिक स्थलों में जाके पूजा पाठ करना, उन दूसरे धार्मिक स्थलों को अपना बताना, उनमें जो है उनमें तोड़फोड़ करना, इससे उनके जो भगवान है वो ज़्यादा खुश होते हैं। का पूरा देश आजादी का जश्न बड़ी धूमधाम तरीके से मना रहा था, उसी वक्त जो है उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो घटना शर्मसार कर देती है। और वो व्यक्ति, वो शख्स जो थे छोटमलपुर के रहने वाले थे, आज उस पीड़ित परिवार से नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं। सर, आप देखते हो जिस तरीके से उस दिन घटना हुई, पूरा देश जो है आजादी का जश्न मना रहा था और एक तरफ ये शर्मसार घटना हो रही। नहीं, ये सच है कि देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन ये भी सच है कि इसी आज़ादी के बीच में तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। और औरों से अलग हटके हम जब इसी घटना में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ ये आम हो गया है कि वहाँ अगर कोई मुसलमान दिख जाए जिसने दाढ़ी रखी हो, टोपी पहनी हो, उसको जबरन जो है धार्मिक नारे लगवाओ, उसकी पिटाई करो, उसकी वीडियो बनाओ। एक होता है कि हम कोई घटना को अंजाम दे रहे हैं और हम इस बात को छिपा के रखना चाहते हैं। एक उसका प्रदर्शन करना, यानी कि एक संदेश देना, एक भय पैदा करना, एक डर का माहौल बनाना। तो मैंने आज भी याद है, मैं पार्लियामेंट में था और बाहर आया तो मीडिया ने सवाल किया, तो मैंने उनसे कहा कि वो सवाल था फतेहपुर के मकबरे पे। तो मैंने कहा कि आजकल एक धर्म विशेष को अपने धार्मिक स्थलों की जगह दूसरे धार्मिक स्थलों में जाके पूजा पाठ करना, उन दूसरे धार्मिक स्थलों को अपना बताना, उनमें जो है उनमें तोड़फोड़ करना, इससे उनके जो भगवान है वो ज़्यादा खुश होते हैं। उसी तरह से अपने आप वो अपने भगवान का नारा लगा के वो दूसरे धर्म के लोगों पर पीट के जबरन नारा लगवाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, किसी को जबरन इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। संविधान की इजाजत देता है, और करते भी हैं तो मैं कहता हूँ उन्हीं के धर्म के जो ईश्वर हैं वो भी कुछ नहीं हो सकते हैं। आस्था अपना व्यक्तिगत विषय है और इसके भारत में संविधान जो है, भारत का जो महत्वपूर्ण संविधान है, भारत की जो आत्मा है संविधान के रूप में, वो आर्टिकल 25-26 धार्मिक आज़ादी देता है और कोई किसी की धार्मिक आज़ादी को छीन नहीं सकता। लेकिन वहाँ जो हुआ इनके साथ और इनके से पहले एक और व्यक्ति के साथ जिनसे जबरन नारा लगवाया गया, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो गुंडई है, ये गुंडई इतने चरम पे पहुंच गई, इसका आज नहीं तो कल इलाज होना है। अभी जनता चुप है, जनता इंतजार कर रही है, क्योंकि जनता के पास मौका होता है ऐसी सरकारों को चुनाव के समय बदलाव करने का, वोट की ताकत से। लेकिन अगर ऐसे हुड़दंग का जवाब हम लोग अपने तरीके से देने लगे तो शायद ऐसे दंगे ही पलायन कर जाएंगे। ये बात में मेरी उन सब लोगों के लिए है जो इस तरह की हिंसा कर रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा ज़्यादा सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, वरना ऐसा नहीं है कि हम लोग जवाब नहीं देना जानते हैं। तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब देना भी हम लोग जानते हैं। तो बेहतर इसी बात में है कि वो हम कानून सम्मत वो कर रहे हैं, हम भी न्याय कर सकते हैं वहाँ जाकर उनको, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करके। इतनी शक्ति हम में है, मानते हो नहीं मानते इस बात को, लेकिन हम अगर कानून पे भरोसा करके, मैंने अभी आईजी गढ़वाल से बात की है, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो मंगलवार तक इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कहीं फेर जांच नहीं हो रही तो आप जांच ट्रांसफर करने के लिए कहोगे तो उसको भी हम लोग करेंगे। मैंने यही अभी, और मैंने पीड़ित से भी बात कराई है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूँ, ये सहारनपुर जिला, ये छोटमलपुर कस्बा हमारा घर है, और हमने जब संवैधानिक शपथ ली है पार्लियामेंट में तो देश के हर एक व्यक्ति के रक्षा सुरक्षा, उनके मान सम्मान, उनके हक अधिकारों की शपथ ली है कि उनके साथ अन्याय हो तो हम लोग खड़े होंगे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ये मेरे भाई हैं और मैं अपने भाई को विश्वास दिलाता हूँ कि अकेले नहीं। हालांकि हमारी टीम पहले दिन से इनके साथ है। यहाँ भी मेरी फ़ोन पे भी इनसे बात कराई थी फिरोज ने, और फिरोज साहब जो हैं वहाँ भी गए थे अधिकारियों के पास में, और हम इनके साथ खड़े हैं। और मैं इस बात में कस्बे वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़े, ये बहुत बड़ी बात है। अभी संभल में एक रिपोर्ट आई है, इसमें आपने देखा होगा किस प्रकार एक जाति विशेष को एक टारगेट किया जा रहा है और एक बड़ा आंकड़ा बताया गया है कि 55% आबादी 15% रहेगी। क्या कभी आपने कभी इस बारे में भी सोचा? नहीं, मैं तो रोज़ सोचता हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि यहाँ किस तरह से आंकड़े बनाए जाते हैं, आंकड़ों क्या खेल है। आजकल वोट की चोरी, उसी पे तो चर्चा हो रही है, आंकड़ों के खेल।
तो आंकड़े सरकार के हाथ में, कुछ ही बना लो। आप भी जानते हैं छुटमलपुर की आबादी, मुझे नहीं पता कि आप छुटमलपुर के किस कोने में हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं छुटमलपुर की आबादी अब से 5-10 साल पहले ये नहीं थी। क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं तो बहुत सारे लोग गांव से यहाँ आ गए शहर में, जिसकी नौकरी लगी, जिसने कोई कारोबार किया, जिसने कोई छोटा मोटा रोजगार किया, जिसको पढ़ने जाना है, उसके माँ बाप ने अपना घर यहाँ बना लिया कि मेरे बच्चे को पढ़ने जाने के लिए बस की सुविधा यहाँ से मिलती है, यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ थाना है, यहाँ गेस्ट हाउस है, यहाँ और तमाम तरह की चीज़ें, पोस्ट ऑफिस हैं, बैंक्स हैं। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो फिर आबादी बढ़ती भी है। बहुत सारे वहाँ के भी लोग हैं जिनके बच्चों ने नौकरी रोजगार किया, वहाँ से दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली में कहाँ इतनी आबादी, लखनऊ में कहाँ इतनी आबादी, नोएडा कहाँ खंडर था कभी, और आज नोएडा में बाप देखो जगह जगह पे बड़े बड़े वो बने हुए हैं, बिल्डिंग बने हुए हैं। ये सब कैसे, ये डेवलपमेंट के साथ शुरू होता है। पलायन बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है कि विशेष और उससे जो हिंदू वर्ग था वो प्रताड़ित हुआ और उन्होंने पलायन किया। पलायन चुनावी मुद्दा है। पिछला चुनाव कैराना पे लड़ा था, अब खोज हो रही है कि संभल पे मौका मिल जाए या संभल के अलावा कोई और संभल ढूंढा जाए। ये तो जनता को तय करना है कि उनका असल मुद्दा रोटी कपड़ा मकान है, रोजगार है, महंगाई है, सड़कें हैं, बिजली है, नौकरी है, या उनका मुद्दा जो है वो पलायन है। ये तो जनता को तय करना है। हम जैसे जागरूक लोग जनता को जागरूक करते हैं। कांग्रेस वाले एमपी साहब, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होती है। सांसद साहब क्या समीकरण बना रहे हैं 2027 और जिला पंचायत चुनाव में? हमारे समीकरण नगीना के हैं। नगीना ने सबको आईना दिखाया है कि जब कमजोर वर्ग अपने हितों के लिए एकजुट होते हैं और किसी पे भरोसा करते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। दो अलायंस थे जो कह रहे थे कि क्या तो इधर है या इधर है, दोनों को धूल चाटनी पड़ी। एक की जमानत जब्त हुई, दूसरा दूसरे नंबर पर 1.5 लाख वोट से हारा। ये जनता के समीकरण है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ये इस मिट्टी में मैं खेला बड़ा हूँ। जहाँ आज हम हैं, मैंने बहुत क्रिकेट खेला है और कोई घर यहाँ ऐसा नहीं जिसमें घर में मैंने रोटी ना खाई, जाति धर्म से अलग हटके। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे कमजोरों का भरोसा एकजुट होगा और जिस दिन वो भरोसा एकजुट होगा तो पश्चिम में तो आप जानते हैं समीकरण क्या है। यहाँ दलित, मुस्लिम और किसान वर्ग एकजुट हो जाएगा। बीजेपी छोड़ो, कोई आ जाए, कोई भी नहीं हरा सकता। इसका उदाहरण है 2019 का लोकसभा चुनाव और इस बार का लोकसभा चुनाव भी। क्या आजाद समाज पार्टी गठबंधन करेगी आगामी चुनाव को लेकर? किससे? किसी भी दल से? नहीं, वैचारिक जो हमारी वैचार के से मेल खाते हैं उन्हीं से करेंगे, लेकिन धोखेबाजों से नहीं करेंगे। धोखेबाज से दूर रहेंगे। चलिए, बहुत दोबारा बहुत धोखा नहीं कीमती खाएंगे। समय देने के लिए। तो ये थे नगीना संशय आजाद, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखी। आज के लिए फिलहाल बनाएंगे।